देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह की आलोचनाओं को शुक्रवार को जवाब दिया। स्टालिन ने कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार किसी का ध्यान भटकाने की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि वो राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त आवाज उठा रही है। स्टालिन ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राज्यों के अधिकारों की बात करना गलत है। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा, हिंदी थोपे जाने की नीति और परिसीमन के संभावित प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गृह मंत्री से सीधे सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्या आप नीट से छूट का आश्वासन दे सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हिंदी नहीं थोपी जाएगी? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि परिसीमन से तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी? और क्या आप राज्य को दिए गए फंड की सूची जारी करेंगे? तमिलनाडु सरकार केवल अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं होगा। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन KFC के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के मामले में 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस ने कम से कम 11 घटनाओं की पुष्टि की है, जिसमें डंडों से लैस प्रदर्शनकारियों ने KFC की कई शाखाओं पर हमला किया और तोड़फोड़ की। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 178 लोगों को इन हमलों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। BBC के अनुसार ये प्रदर्शन उस अंतर्राष्ट्रीय अभियान से प्रेरित है जो गजा में युद्ध की वजह से इजराइल से जुड़े सभी सामानों और कंपनियों के बहिष्कार की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर KFC और उसकी अमेरिकी पेरेंट कंपनी यम ब्रांड्स ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की उम्मीद से ज्यादा मदद करके भारत ने इस देश का दिल जीत लिया है। भारतीय टीम लगातार अभी भी म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद को तत्पर है, लिहाजा म्यांमार भारत की मदद का मुरीद हो चुका है। अब म्यांमार ने भी नौकरी घोटाले में फंसे 4 भारतीय नागरिकों को वापस भारत भेजकर अपना फर्ज अदा किया है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि उसे म्यांमार के अधिकारियों से इस संबंध में मंजूरी मिल गई है। साथ ही इसने अन्य लोगों को भी फर्जी नौकरी प्रस्तावों के प्रति भी आगाह किया है। इसने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल म्यांमार के अधिकारियों द्वारा इन 4 भारतीय नागरिकों को मायावाडी परिसर से बाहर निकालने की अनुमति प्रदान की गई है तथा उन्हें यांगून के माध्यम से वापस भेजा गया है। गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती एयर होस्टेस से ICU में यौन उत्पीड़न का मामला बीते दिनों सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल में लगे 800 CCTV कैमरे खंगाले गए। साथ ही वहां काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य लोगों ने पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी की पहचान की गई। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती एयर होस्टेस से ICU में यौन उत्पीड़न का मामला बीते दिनों सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल में लगे 800 CCTV कैमरे खंगाले गए। साथ ही वहां काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी की पहचान की गई। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना की थी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि ये असंवैधानिक है और उन्होंने कभी किसी राज्यसभा के सभापति को इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें मंत्रियों की सहायता और सलाह पर काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से विधेयकों को रोकना वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता में दखल अंदाजी है। ये धनखड़ जी को पता होना चाहिए। वे पूछते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन शक्तियों को कौन कम कर रहा है। योग गुरु रामदेव ने अपने शरबत जिहाद वाले विवादित बयान का जिक्र करते हुए कहा
कि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। बीते हफ्ते रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रामदेव वायरल वीडियो में कहते दिख रहे थे कि जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। अब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी का नाम नहीं बोला। अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ले लिया। इसका मतलब ये है कि ये जिहाद वही कर रहे होंगे। रामदेव ने ये भी कहा कि अगर हमदर्द और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो इसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, जो शरबत जिहाद है वो ही है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने चौकसी की 2,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर एफडी के रूप में रखा जाएगा, ताकि पीड़ितों को उनकी राशि वापस की जा सके। अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से 125 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है। इन संपत्तियों में मुंबई के सांता क्रूज स्थित 6 फ्लैट, 2 फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल है। ईडी ने 2018 में चौकसी और उनके समूह की 41 संपत्तियों को 1200 करोड़ रुपए की राशि के साथ जब्त किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीबी माने जाने वाले एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चीन पर टॉप सीक्रेट मीटिंग कर रहा था, मगर इस हाई लेवल गुप्त बैठक की सूचना एलन मस्क को भी लीक हो गई, लिहाजा वो भी उस मीटिंग में पहुंच गए। राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ चल रही अमेरिकियों अधिकारियों की टॉप सीक्रेट मीटिंग में पहुंचने की सूचना पाते ही बौखला गए। उन्होंने पूछा कि एलन वहां क्या कर रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को परेशान करने वाले टेस्ला के बॉस मस्क को बैठक से बाहर करवाने के लिए मीटिंग को ही रद्द करवा दिया। बैठक की सूचना लीक होने की जांच शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, सूचना लीक करने के आरोप में व्हाइट हाउस के दोनों अधिकारियों पर भी गाज गिराई गई है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट्स हेग्सेथ ने पेंटागन के 2 शीर्ष अधिकारियों डैन कैलेडवेल और डेरन सेल्निक को निलंबित कर दिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि मस्क को चीन के साथ टॉप सीक्रेट की मीटिंग कैसे पता चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18 अप्रैल को टेस्ला सीईओ एलन मस्क से बातचीत की है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। इससे पहले पीएम मोदी और मस्क के बीच फरवरी में मुलाकात हुई थी। 2 महीने के भीतर ये पीएम मोदी और एलन मस्क की दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच में ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एलन मस्क से बातचीत की और काफी मुद्दों पर चर्चा भी की है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। उन्होंने आगे लिखा कि हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पंजाब में सिलसिलेवार ग्रेनेड अटैक के लिए जिम्मेदार कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। वो इस वक्त आईसीई की कस्टडी में है। उसने पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है। एनआईए ने उसके सिर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। गैंगस्टर हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कलिया को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में सामने आया था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया था। इस मामले की जांच में सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चला है, जिसका मास्टरमाइंड जीशान अख्तर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.